चलो फ्रॉम स्टार्ट हमने टॉपिक का डिस्कशन शुरू किया था, विच वन? ग्रेविटेशन। क्या होता है ग्रेविटेशन मतलब? चला पटकन एकदम एनर्जेटिक, क्या होता है ग्रेविटेशन मतलब? फेनोमिनन इन विच बॉडीज इंटरेक्ट ड्यू टू देयर मासेस। फिर आता है मास। मास का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। उसके बाद में आती है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब? स्पेस अराउंड द मास इन विच एनी अदर मास विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विथ ए फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, that is F equals to G ammonium 2 upon R square, जिसमें G का मतलब होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। उसके बाद में अगर कैपिटल यम इस मास को दो पार्ट में डिवाइड करना है सो दैट फोर्स विल बिकम मैक्सिमम, तो इनका रेशियो कितना चाहिए? 1/2। उसके बाद में अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स के ऊपर तीन इक्वल मासेस प्लेस किए तो एनी वन मास के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना होगा? √3 टाइम्स ऑफ F होगा। उसके बाद में अगर सेम तीन वर्टेक्स के ऊपर तीन मासेस है जो इक्वल है इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंड किसी भी एज के मिड पॉइंट के ऊपर स्मॉल एम इतना मास प्लेस किया है तो नेट फोर्स कितना होगा? 4Gmm अपॉन 3 इंटू आर स्क्वेयर, या फिर जो भी साइड लेंथ होगी उसका स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। उसके बाद में अगर ये तीनों मासेस प्लेस किए इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स के ऊपर यम 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 एंड इसके सेंटर में कोई भी एक मास प्लेस किया है तो इसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स विल बी 0। उसके बाद में अगर आपको बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के अरे शुभम तीन वर्टेक्स के ऊपर ठीक है तीन मासेस प्लेस किए एंड अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में सर्कुलर मोशन की जो वेलोसिटी होती है दैट इज गिवन बाय √Gm अपॉन L। म्हणजे बघा ग्रॅव्हिटेशन म्हटलं की आपल्याला हे सगळं ब्रेनमधून एक 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 आउटपुट बाहेर यायला पाहिजे एंड दिस सीक्वेंस मतलब मेंटेन होनी चाहिए, इसलिए मैं रोज आपको ओरली भी रिवाइज करके दे रहा हूँ, लिख के भी दे रहा हूँ। हे फक्त वर्क तुम्हाला रेग्युलर करायचं आहे, कळालं ना? एकदा सकाळी उठल्यानंतर आपल्या म्हणजे बाकी गोष्टी सुरू होण्या अगोदर आणि एक झोपण्या अगोदर एवढं जर वर्क तुम्ही केलं तर तुमच्या लक्षात येईल काय फायदा होतो त्याचा, ठीक है? उसके बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला कि पहले क्या आएगा? मासेस का रेशियो। उसके बाद में इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल की 1, 2, 3 एंड 4 केसेस खत्म। उसके बाद में आता है स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब क्या होगा? स्क्वायर मतलब स्क्वायर होगा उसके चार वर्टेक्स के ऊपर अगर हम चार मासेस प्लेस करेंगे तो इसके एनी वन मास के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना बनेगा? F इन ब्रैकेट √2 + 1/2 बनेगा, ठीक है? स्क्वायर खत्म होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ, कशाचं इक्विलिब्रियम? दो मासेस अगर प्लेस किए एट ए डिस्टेंस d m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d तो उनके बिटवीन जो भी कोई पॉइंट होगा P जहाँ पे कोई भी मास अगर प्लेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम आता है, तो इसका डिस्टेंस बनेगा x इक्वल्स टू बोलो √m1 अपॉन √m1 प्लस √m2 टाइम्स ऑफ d। ये खत्म होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स आता है वो कैलकुलेट करने के लिए पहले एप्लीकेशन देखा था हमने रिंग का, तो रिंग के एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा P जिसका डिस्टेंस होगा x, रेडियस होगी r, तो पॉइंट P के ऊपर अगर स्मॉल मास प्लेस किया है m, रिंग का मास दिया है आपको m, तो एक्ट होने वाला फोर्स होता है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। उसके बाद में ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब डिस्टेंस ±r/√2 होगा, ठीक है? रिंग के बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन देखा था दैट इज अबाउट रॉड, और रॉड के लिए कंडीशन क्या थी? कोई भी एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है एंड रॉड से अगर r इतने डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहाँ पे हम स्मॉल m इतना मास प्लेस करेंगे तो रॉड की वजह से एक्ट होने वाला फोर्स बनेगा F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L इन ब्रैकेट
1 बाय आर माइनस 1 बाय आर प्लस एल। फिर रॉड के बाद में आती है सेमी सर्कुलर, रिंग बोलो, रॉड बोलो, वायर बोलो, ठीक है। तो ये अगर सेमी सर्कुलर रॉड है, वायर है, रिंग है, उसके सेंटर में अगर छोटा सा मास प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स होता है 2 पाई जी एम एम अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। एंड ये डिस्कस करने के बाद फिर नेक्स्ट आता है न्यूटन का शेल थ्योरम, जो क्या बोल रहा है कि जब भी कोई स्फीयर दूसरे पॉइंट मास के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि होल मास ऑफ द स्फीयर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ठीक है। इसलिए हमने पहले होलो स्फीयर की केस देखी थी। तो अगर वहाँ पे होलो स्फीयर दिया गया है, एंड होलो स्फीयर को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेल बोलते हैं, ठीक है, होलो स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल। तो वहाँ पे 3 पॉइंट होंगे, एक होगा आउटसाइड जिसका डिस्टेंस होगा स्मॉल आर, दूसरा पॉइंट होगा सरफेस जिसका डिस्टेंस होगा कैपिटल आर, तीसरा पॉइंट होगा आर डैश पे। तो यहाँ पे फोर्स एट ए विल बी कितना होगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में फोर्स एट बी, जी एम एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, एंड फोर्स एट सी विल बी 0। इसकी जगह पे अगर हम सॉलिड स्फीयर को लेके आएंगे तो सॉलिड स्फीयर की केस में क्या होगा, ये सॉलिड स्फीयर है, इसके भी पॉइंट होगा, एक ए आउटसाइड, दूसरा पॉइंट सरफेस के ऊपर, तीसरा पॉइंट आर डैश इतने डिस्टेंस पे। तो जो मास ए के ऊपर था उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स बनेगा जी एम एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ठीक है। फोर्स एट बी विल बी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, एंड फोर्स एट सी कितना होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एज इट इज होता है, बस उसको क्या करना है, आर डैश बाय कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सिंपल मॉडरेट नहीं है ना, एकदम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको यही डेटा जो है वो हेल्प करने वाला है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी मतलब जो अर्थ के मतलब मास की वजह से फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो अगर हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल जी का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। कैपिटल यम यहाँ पे अर्थ का मास है कितना होता है, देन आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6400 किलोमीटर, एंड इन सबको अगर पुट करेंगे तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कितना आता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद में हमने देखा था कि सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हमें कैलकुलेट करना है एट हाइट एच, कहाँ पे कैलकुलेट करना है, एट हाइट h, तो वहाँ पे ये जी एच इक्वल्स टू बनेगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। उसके बाद में हमने डिस्कशन किया था अबाउट वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहला वेरिएशन आता है ड्यू टू अल्टीट्यूड, एंड इस अल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टीट्यूड या फिर हाइट की वजह से जो जी एच होता है वो बनता है जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, या फिर सिंप्लीफाई करके ये जी एच इक्वल्स टू बनता है जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय आर, लेकिन ये जो है अप्रोक्सीमेशन के बाद में आता है इसलिए हम कभी तरी इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो भी क्वेश्चन आते हैं अल्टीट्यूड या फिर हाइट के वेरिएशन के, उसमें डेटा होता है कि सपोज जी एच इज x% ऑफ जी, तो उस केस में हम एच कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्टली 10/√x माइनस 1 इंटू आर करते हैं। कभी कभी डेटा होता है इस फॉर्म में जी एच इक्वल्स टू जी बाय एक्स, तो उस केस में एच कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, √(x माइनस 1 इंटू आर करेंगे, हो गया वेरिएशन ड्यू टू अल्टीट्यूड। उसके बाद में आता है वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, और डेप्थ के लिए हमें क्या करना है, अर्थ के सरफेस के अंदर जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे डेप्थ की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करते टाइम हम यूज़ करेंगे 4/3 पाई रो जी इंटू आर, और इसके बाद में फिर हमें स्टार मार्क करके पॉइंट मिलते हैं
कि अगर आपको बोला है कि मास कांस्टेंट है, क्वेश्चन में अगर बोला है कि मास कांस्टेंट है तो उस केस में g जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि मास नहीं है, क्या कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, रो यानी डेंसिटी कांस्टेंट है, तो डेंसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होगा, g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा इस इक्वेशन से, ठीक है। फिर उसके बाद में वेरिएशन का जो फॉर्मूला आता है जी डी इक्वल्स टू ये बनेगा g इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन r, एंड इसके ऊपर से हमने कंक्लूड किया था कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 0 होता है। यानी इसको अगर ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, सरफेस तक ये लीनियरली इंक्रीज होगा, उसके बाद में डिक्रीज होगा बाय फॉलोइंग पैराबोलिक पाथ। तो ये था वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अल्टीट्यूड एंड डेप्थ। इसके बाद में देखा था वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू शेप, और शेप से वेरिएशन डिस्कस करने के लिए हमने देखा था कि रेडियस एट इक्वेटर ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ रेडियस एट पोल। कितनी ग्रेटर है, प्लैनेट नहीं पोल, तो ये आर ई माइनस आर पी कितना होता है, 21 किलोमीटर होता है। एंड इसकी वजह से क्या होगा, पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इक्वेटर से ग्रेटर बन जाएगा, और कितने से ग्रेटर बनेगा, उसके लिए जी पी माइनस जी ई विल बी इक्वल्स टू 0.018 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद में हमने वेरिएशन देखा था ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रोटेशन बोलो या फिर उसको हम वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूड ऐसे भी बोलते हैं। अब लैटिट्यूड का वेरिएशन आता है जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, जहाँ पे जी मतलब 9.8, आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, एंड अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, टी मतलब पीरियोडिक टाइम, कितना टाइम लगता है एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, 24 आवर्स। एंड इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया था, कितना आता है 7.25 इंटू 10 टू द पावर -5 रेडियन पर सेकंड, ये होती है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे पोल की, तो पोल के ऊपर क्या होता है, लैटिट्यूड बनता है 90 डिग्री एंड कॉस ऑफ 90 होगा 0, तो ये पूरी टर्म 0 बनेगी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल ये मैक्सिमम होगा विच इज इक्वल्स टू जी। वहीं पे अगर इक्वेटर पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो इक्वेटर पे फाई होता है 0, एंड फाई अगर 0 है तो उस केस में कॉस 0 बनेगा 1, यानी जी डैश इक्वल्स टू बनेगा जी माइनस आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। यानी कि इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, अगेन पोल के ऊपर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम होता है। एंड इनके अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना है 0.034 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यानी नेट इफेक्ट अगर प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे जी पी माइनस जी ई दोनों का अगर इफेक्ट कंबाइन करेंगे तो कितना आता है डिफरेंस 0.052 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आता है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहले ड्यू टू अल्टीट्यूड और हाइट, देन ड्यू टू डेप्थ, उसके बाद में ड्यू टू शेप, एंड उसके बाद में ड्यू टू रोटेशन। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, क्या था नेक्स्ट पॉइंट, काय वेटलेसनेस, वेटलेसनेस का डिस्कस नाही, अजून नाही केला आपण डिस्कस, हाँ 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 वेरी गुड, IMP पॉइंट बाकी था, है ना। अगर हमें इक्वेटर के ऊपर वेटलेसनेस चाहिए तो वहां पे क्या होगा, एट इक्वेटर अगर g को 0 बनाना है तो उस केस में अर्थ की रोटेशन की स्पीड बढ़नी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, रूट ऑफ g बाय आर, मतलब रूट ऑफ g बाय आर का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/800 रेडियन पर सेकंड, और इससे पीरियोडिक टाइम कितना आता है 1.4 आवर्स, मतलब नियरली अबाउट 84 मिनट, ठीक है। उसके बाद में ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब स्पेस अराउंड द मास इन विच एनी अदर मास विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर हमने देखा था उसकी इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के रिलेटेड हमने लिखा था कि इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए गिवन पॉइंट डिनोटेड बाय E and is defined as force per unit
मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यानी E इक्वल्स टू बनेगा gm अपॉन आर स्क्वेयर, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड न्यूटन पर केजी ये बनेगा इसका SI यूनिट। अगेन ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ फोर्स। फिर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने देखा था कि सपोज फिर से अगर आपको बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्स के ऊपर दो मासेस है एंड तीसरे पॉइंट के ऊपर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो नेट इंटेंसिटी कितनी आती है? अगेन √3 टाइम्स ऑफ E आती है, ठीक है। उसके बाद में हमने सेम कंडीशन स्क्वायर के लिए देखी थी, है ना। तो स्क्वायर की केस में क्या होगा कि अगर तीन वर्टेक्स के ऊपर यम 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 ऐसे मासेस होंगे एंड फोर्थ पॉइंट पे अगर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो ये नेट इंटेंसिटी कितनी बनेगी? अगेन E इंटू ब्रैकेट ऑफ √2 प्लस 1/2। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि सपोज आपको बोला है कि दो मासेस है m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, उनके बिटवीन कोई भी एक पॉइंट आता है P जहाँ पे इंटेंसिटी की नेट वैल्यू जो है वो 0 बनेगी, तो इसका डिस्टेंस कितना होता है? अगेन सेम वही ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, बस वहाँ पे एक मास नहीं होता है लेकिन फॉर्मूला तो सेम रहेगा, √m1 अपॉन √m1। हे केलं होतं डिराइव काल? स्क्वेअरचं नाही केलं, ठीक है। कंडीशन वही देखो, डिफरेंस क्या है? E इक्वल्स टू F/m होता है, तो F में क्या है? gm अपॉन आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे बस एक मास नहीं होगा, बाकी जो रिलेशन है कांस्टेंट है, दे विल रिमेन सेम, ठीक है। या फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कंडीशन यूज करते हैं E1 इक्वल्स टू E2, एंड इसको इक्वेट करके भी हम क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एप्लीकेशन शुरू किए थे, डायरेक्ट एप्लीकेशन थे, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास। इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू, अगर पॉइंट मास बोला है तो क्या होगा? जैसे कि ये m है, इसके सराउंडिंग में पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस x बोलो या फिर r, तो ये डिस्टेंस अगर r है तो पॉइंट P के ऊपर इंटेंसिटी बनेगी gm अपॉन आर स्क्वेयर, एंड इससे जो है E बनेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वेयर, मतलब इंटेंसिटी का एंड डिस्टेंस का जो वेरिएशन है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ये डालो तो उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन देखा था ड्यू टू स्फेरिकल शेल, और ये स्फेरिकल शेल को हम क्या बोलते हैं? होलोस्फीयर। स्फेरिकल शेल है या फिर होलोस्फीयर है तो उसमें 3 पॉइंट आएगी, एक पॉइंट होगा आउटसाइड ए स्मॉल r पे, दूसरा पॉइंट होगा सरफेस पे कैपिटल R, तीसरा पॉइंट होगा r' पे। तो अगर हमें इंटेंसिटी चाहिए एट पॉइंट ए तो कितना होगा? gm अपॉन आर स्क्वेयर। अगर इंटेंसिटी एट पॉइंट बी चाहिए तो कितना होगा? gm अपॉन कैपिटल R स्क्वेयर, एंड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी चाहिए तो 0, बस ये स्पेयर की वजह से क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये उल्टा आएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन होगा? इंटेंसिटी, ये कौन होगा? डिस्टेंस। तो देखो जब तक सरफेस नहीं आ रहा है तब तक 0 है, उसके बियॉन्ड क्या होगा? ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करके डिक्रीज हो जाएगी, मतलब इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से रहेगा। तो ये था ड्यू टू होलोस्फीयर। होलोस्फीयर के बाद में आएगा सॉलिड स्फीयर। क्या होगा सॉलिड स्फीयर में? सॉलिड स्फीयर की केस में फिर से 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक पॉइंट होगा A आउटसाइड, दूसरा पॉइंट होगा B सरफेस पे, तीसरा पॉइंट होगा C r' पे। तो अगर इंटेंसिटी एट A चाहिए तो gm अपॉन आर स्क्वेयर, इंटेंसिटी एट B चाहिए तो gm अपॉन आर स्क्वेयर, इंटेंसिटी एट C चाहिए तो वेरी गुड 0 नहीं होगा, कितना होगा? बस उसको r' बाय कैपिटल R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से समझ में आता है कि इंटेंसिटी अगर सेंटर पे चाहिए तो 0, यानी सेंटर से लेके सरफेस तक जाएंगे तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, एंड एक बार सरफेस आ गया उसके बाद में पैराबोलिक पाथ फॉलो करके ये डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का वेरिएशन, ठीक है। तो पॉइंट मास हो गया, स्फेरिकल शेल हो गई, देन स्फीयर हो गया, इसके बाद में रिंग। तो अगर रिंग है अगेन जिसकी रेडियस है r,
पॉइंट P है एट डिस्टेंस x, यहाँ पे अगर मास प्लेस किया तो इंटेंसिटी एट द गिवन पॉइंट कितनी होगी, कैपिटल G कैपिटल M इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू 3/2। उसके बाद में आती है डिस्क के पॉइंट P है, एंगल थीटा है, रेडियस r है, ये डिस्टेंस x है, तो इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, रिंग हो गई, देन डिस्क हो गई, उसके बाद में एप्लीकेशन हो गए अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसको डिफाइन किया था हमने, कैसे डिफाइन किया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, देयरफॉर वर्क डन बनेगा v इंटू एम, तो v बनेगा w बाय एम। लेकिन ग्रेविटी में वर्क डन ऑलवेज होता है निगेटिव, क्यों निगेटिव, कारण फोर्स खाली डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो उस केस में क्या होगा कि हम निगेटिव साइन यूज करेंगे, इसका यूनिट बनेगा जूल पर केजी, एंड एक्चुअल में फॉर्मूला पुट करेंगे वर्क डन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा माइनस ऑफ gm अपॉन r इन जनरल, किसके लिए, फॉर पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट। अभी फिर से पूरा रिपीटेशन है ना एप्लीकेशन का, क्या होगा सबसे पहले एप्लीकेशन में, पहले ड्यू टू पॉइंट मास, अगर पॉइंट मास है m, वो पॉइंट P के ऊपर जो डिस्टेंस r पे पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है कितना होगा, माइनस ऑफ gm अपॉन r। पॉइंट मास के बाद में स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल या फिर हम उसको बोलते हैं एज ए होलोस्फीयर, स्फेरिकल शेल है या फिर होलोस्फीयर है, उसमें फिर से क्या होगा, सेंटर होगा, 3 पॉइंट होंगे है ना, एक आउटसाइड, दूसरा सरफेस, तीसरा इनसाइड, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए मतलब आउटसाइड कितना होगा, gm अपॉन r, पोटेंशियल एट सरफेस कितना होगा, gm अपॉन कैपिटल R, एंड पोटेंशियल एट c कितना होगा, झिरो नहीं होगा है ना, एवढाच इंपॉर्टंट पॉइंट है जो आपल्याला लक्षात ठेवायचं की पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल कितना होता है, माइनस ऑफ gm अपॉन r होता है। ठीक है, एंड अगेन इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे होगा, जब तक सरफेस नहीं आ रहा है तब तक कांस्टेंट, कितना है कांस्टेंट, gm अपॉन r, जैसे सरफेस आ गया वहाँ पे क्या होगा, फिर ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करके डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए, फॉर v वर्सेस r। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, क्या था, सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर की वजह से जो भी पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है ग्रेविटी का, उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर से एक सॉलिड स्फीयर लेंगे है ना, आउटसाइड पॉइंट होगा a, डिस्टेंस होगा r, सरफेस के ऊपर है b एंड इनसाइड पॉइंट होगा c, तो पोटेंशियल एट पॉइंट a चाहिए, कितना बनेगा, gm अपॉन r, पोटेंशियल एट b, सरफेस के ऊपर चाहिए gm अपॉन कैपिटल R, एंड इनसाइड पॉइंट पे चाहिए, तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने जैसा, माइनस ऑफ gm, वेरी गुड, ब्रैकेट ऑफ 3r स्क्वेयर माइनस r डैश स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू आर क्यूब। और इससे हमें समझ में आता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पे होगा, जहाँ पे सेंटर होगा। ठीक है, एंड इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से था, याद है, वाकड़ा तिकड़ा ग्राफ। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, सरफेस पे, एंड ये कहाँ पे होगा, सेंटर। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन होगा रिलेटेड टू होलोस्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। इसके बाद में आता है रिंग, क्या था रिंग में, रिंग है, पॉइंट P है, डिस्टेंस x है, रेडियस r है, इसका मास m है, तो पोटेंशियल बनेगा माइनस ऑफ gm अपॉन r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू 3/2। वेरी गुड, 3/2 नहीं, यहाँ पे कितना है, 1/2। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इतना डिस्कस किया था, स्टार्ट की थी ना, बस फॉर्मूला देखा था। ठीक है, तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड बस हे बंद करा व्हिडिओ, अब तक इतने पॉईंट हमने डिस्कस किए आहे. ठीक आहे. किती लोकांचं हे 100% असंच प्रिपेअर आहे, विचारलं तरी सांगू शकतो, लिहायला सांगितलं सगळे फॉर्म्युले लिहू शकतो. कोण कोण आहे असं
पूरा ग्रेविटेशन इस तरह से अभी 5-10 मिनट में पूरा लिख सकते, 10 नहीं 20 मिनट में लिख सकते, पूरा एक्सप्लेन कर सकते। अरे नो वन, श्रवण का बरं? मेस, चला नेक्स्ट, शंतनू, हां तुझ्या घरी फोन करायचा आज, रिमाइंडर लावतो. हां प्रथमेश, शंतनू आणि प्रथमेश. खूप दिवस झाले पॅरेंट्स सोबत तुमच्या बोललो नाही ना मी. काय हर्षवर्धन, गुड मॉर्निंग, झाली की झोप? हर्षवर्धन, हे कळलं का काय चालू आहे बोर्डवर? मग कधी प्रिपेअर करणार आहे? उद्या का बरं? आज चांगला दिवस नाही का? मंगळवार आहे ना आज. म्हणूनच. अक्षय खरात हसतो काय? का नाही प्रिपेअर केलं ते सांग ना. का नाही प्रिपेअर केलं? उद्या म्हणजे सगळ्यांनी असं डे वाईज करता का प्रिपरेशन? चांगला दिवस असेल तर गुरुवारी मग चांगला अभ्यास करायचा. बघत व्हॉइस नोटचं नका सांगू. हे झालं का प्रिपेअर? नाही. अजिंक्य, इकडे कोण आहे? प्रज्वल, स्टेटस बघितलंय मी कालचं पण. कंप्लीट त्यांना 8 महिन्यानंतर स्टेटस ठेवलं. इकडं सुमित राठोड, बेटा अभ्यास करणार नाही थोडंफार. प्रतीक, शुभम आणि सनी, काय प्रॉब्लेम बेटा? का नाही करते प्रिपरेशन? सनी काय? का बरं? मस्त ठेवलं काही? मग शेड्यासारखा का करतो तू? शुभम आला नाही बेटा अजून परत तू? हां फेब्रुवारीमध्ये लयच बिघडला होता, परत आला की नाही तू? मार्च सुरू झाला आता, मग का नाही केलं प्रिपेअर? असं विचारानंतर रोज असं. नेक्स्ट देव, असा कसा देव बेटा तू? तू सगळं माहीत पाहिजे. हरी, हां हरी राम देव, तुम्ही कसे तिघं पण? राम राम रामच तुमच्यापैकी प्रिपरेशन करतो, नाही ते हे हरीन देव काही कामाचे नाही. वैभव, 2 टेस्टमध्ये मार्क्स घेतले, झालं का? मग का नाही केलं प्रिपेअर मग? हां अरे आज करशील, तुला करावंच लागेल आज, नाही तर टोले भेटतील तुला, पण आतापर्यंत का नाही केलं प्रिपेअर? इकडं श्रवण, जास्त वर चालल्यावर तू उड्या मारायला लागल्या जास्त. स्टँड अप, स्टार्ट. नाही असं नाही, ग्रॅव्हिटेशन फ्रॉम स्टार्ट आहे ना. PC ऑन केला, पहिले CPU बटन प्रेस करावं लागतं, मग नंतर काय होतं? साइन इन होतं, बरोबर आहे की नाही? असं मग ग्रॅव्हिटेशन एक एक फाईल ओपन झाली पाहिजे ब्रेनमधली. ग्रॅव्हिटेशन फेनोमिनन विच इन्व्हॉल्व्स इंटरॅक्शन बिटवीन द बॉडीज हॅव्हिंग मास. लगेच मास, टेंडन्सी टू प्रोड्यूस ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड अराउंड इट. ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड, स्पेस अराउंड द मास इन विच एनी अदर मास विल एक्सपिरियन्स force of attraction. Then Newton's law of gravitation. Every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. That is F proportional to m1 m2, F proportional to 1 upon r square, F equals to g m1 m2 upon r square, where g is the universal gravitational constant which is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. एंड उसकी वैल्यू डिस्कवर की थी बाय
हेनरी कैवेंडिश। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस। पहले मासेस को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, तो रेशो 1/2 होगा, तो फोर्स विल बिकम मैक्सिमम। उसके बाद में इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहले 3 वर्टेक्स पे 3 मासेस, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन मास √3 टाइम्स ऑफ यप। अगर मास प्लेस किया है मिड पॉइंट ऑफ साइड से 4 GMM अपॉन 3 इंटू R²। उसके बाद में अगर सेंटर पे मास है 4th वन, तो नेट फोर्स विल बिकम 0। 3 मासेस से 3 वर्टेक्स के ऊपर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो वेलोसिटी √GM अपॉन यल। उसके बाद में अगर स्क्वायर के 4 वर्टेक्स के ऊपर 4 मास है, तो यप इन ब्रैकेट √2 प्लस 1/2। ठीक है। उसके बाद में 2 मासेस प्लेस्ड एट सेपरेशन DA, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम x इक्वल टू √M1 अपॉन √M1 प्लस √M2 इंटू D। उसके बाद में तरी फोन करणारच आहे। ठीक है। उसके बाद में न्यूटन का शेल थ्योरम, जो एक्सप्लेन करता है कि जब स्फीयर दूसरे किसी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है तो स्फीयर का पूरा मास फोकस्ड होता है एट द सेंटर। तो अगर हॉलो स्फीयर है तो आउटसाइड पॉइंट पे फोर्स GMM अपॉन सरफेस के ऊपर है तो GMM अपॉन कैपिटल R², इनसाइड है तो 0। सॉलिड स्फीयर है तो आउटसाइड पॉइंट पे GM अपॉन R², सरफेस के ऊपर GM अपॉन कैपिटल R², इनसाइड है तो GM अपॉन R² इंटू R'/कैपिटल R। ठीक है। हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर हो गए। उसके बाद में कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में पहले रिंग कितना फोर्स एक्सर्ट करती है, GMMX अपॉन R² प्लस x² रेज टू 3/2। उसके बाद में रॉड कितना एक्सर्ट करता है, GMM अपॉन L इन ब्रैकेट 1/R - 1 अपॉन R प्लस L। उसके बाद में सेमी सर्कुलर वायर रिंग अगर एक्सर्ट कर रही है फोर्स, तो कितना होगा 2π GM अपॉन L²। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन अँड इट्स ॲप्लिकेशन। हो काय म्हणतो हे सांगायचं होतं तुला। सिट डाउन। यशवंत स्टँड अप। का बरं? झालं नाही का केलं नाही? केल्यानंच होतं बेटा, ऑटोमॅटिक नाही होत। हां, दुसरी चॅप्टर केले का? पुढचं केलं की मागचं विसरून जातो। हा तुझा नाही बेटा, हा सगळ्यांचाच कॉमन प्रॉब्लेम आहे, कळालं ना? तानाजी मालुसरे असंच नाही बनत, बरोबर आहे की नाही? काय करावं लागतं त्यासाठी? काय करावं लागतं भगत त्यासाठी? लढावं लागतं ना? तानाजी मालुसरे माहिती आहे का सगळ्यांना? माहिती आहे? कसं काय माहिती आहे? कळत आहे ना? मग असंच बनता का कोणी पण? आपले काय कुठं काय म्हणतो आपण, कुठं चाललाय तुम्ही? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम म्हटले होते की टिल 2020 इंडिया विल बी सुपर पॉवर, है ना? पण त्यांना माहीत नव्हतं पुढच्या जनरेशन तुमच्यासारखे येणार आहेत म्हणून। ही 2008-9चं स्टेटमेंट होतं त्यांचं की इंडिया एवढा भयानक एमर्जिंग आहे, म्हणजे जी बुद्धिमत्ता आहे, IQ लेवल आहे इंडियन स्टुडंटचा हा जगामध्ये कुठंच नाही आहे, त्यामुळे आपल्याला 2020 खूप जास्त होऊन जाईल जगाला बीट करायला, असं त्यांनी स्टेटमेंट दिलं होतं 2008-9 मध्ये। कळालं ना? त्यांना काय माहिती पुढचे असे येणार आहेत म्हणून कोविड योद्धे। उद्या पुढचं केलं की मागचं विसरतो। बरं झालं तू इंजिनिअरिंग करतोय, नीट करत नाही आहे, नाही तर पेशंट आल्यावर म्हटलं असतं आम गोळ्या विसरलो। काहून ते फर्स्ट इयरला झालं होतं, बरोबर आहे ना? हे सगळे रिझन आहे बघा, लक्षात घ्या तुम्ही। जे जाऊ आता काय बोलावं तुम्हाला, ती बोलून काहीच फरक पडत नाही। सिट डाऊन। हां अथर्व स्टँडअप। त्याला उभं राहायला 2 तास लागतं त्याला। का नाही केलं प्रिपेअर? सिट डाऊन। देवेश काय का नाही करत प्रिपेअर तू? देवेश पण, श्रवण, अनिरुद्ध आलास, ती खूप मोठी गोष्ट आहे बेटा। सिट डाऊन, बस खाली। केला होता म्हणे प्रिपेअर। कार्तिक थोडंफार काय काय झालं प्रिपेअर सांग बरं, सांग।
काय काय प्रिपेअर झाले ते सांग. इंद्रनील झालंय. बरं ठीक आहे, जेवढं झालं ते तर सांग. जसं त्यांनी सांगितलं ग्रॅव्हिटेशन झालंय म्हणून. शिरुडे स्टँडअप. का बरं बाकी आहे? बरं नव्हतं तुला? का बरं? डोकं दुखत होतं? बरं. तेजस का नाही करत आहे प्रिपरेशन? कालच नाही केलं. मग ठीक आहे ना, कालचं सोडून बाकी सगळं प्रिपेअर आहे. मग काल काय प्रॉब्लेम होता प्रिपेअर करायला? काय शिवरात्रीचं कुठं लाईनमध्ये उभे गेले होते दर्शन घ्यायला? सिट डाऊन. प्रणिता तुला रोज सकाळी सकाळी लेक्चरमध्ये म्हणजे रडवलं नाही पाहिजे असं मला वाटतं बेटा. त्यामुळे तू अभ्यासाला लाग, कळालं ना? नाही तर याच्यानंतर परत मी रोज सकाळी लेक्चर झालं तुला रडत रडत जावं लागेल इथून. रोहिणी रोज येत जाण बेटा, तू 8 दिवसात एकदाच हजेरी लावते, असं नको करू ना. आपण काय गव्हर्नमेंट जॉबला आहे का? हां, काल होती का तू? ऑनलाईन नाही, ऑफलाईन करा. ऑनलाईन काय करतो तुम्ही, ते दिवे लावले तुम्ही, बरोबर आहे. 2-3 वर्ष तेच केलं आहे तोपर्यंत ऑफलाईन करा. परत नवीन एखादा काय व्हेरियंट यायचा, कळालं ना? सिट डाऊन. खुशी काय आज आतापर्यंत का नाही केलं? झालंय तर सांग मग. कालचं का नाही केलं प्रिपेअर? सिट डाऊन. तन्विषा मला वाटलं आज सगळं प्रिपेअर करून आली तू, स्टार्ट क्लास आन्सर देत होती. हां, सिट डाऊन. सुप्रिया मध्ये मध्ये ॲबसेंट होती. का बरं मध्ये मध्ये ॲबसेंट होती? सिट डाऊन. साक्षी नाही प्रिपेअर का बरं? का बरं बाकी मग 2 दिवसाचं? सिट डाऊन. आपल्यासारखं विशेष नाही आहे ना. सर्वांना सकाळी लेक्चरला 6:15 येतो, हीच खूप मोठी गोष्ट झाली. राम झालं कंप्लीट? व्हेरी गुड. स्टँडअप. दुनिया को जब जो इम्पॉसिबल लगता है वही मौका होता है कर दिखाने का, कळालं ना? बघा सगळ्यांना येत नाही आणि तिथं रामला येतोय, म्हणजे भगत असं कधी होणार तुझ्यासोबत? जिंकलाच बेटा तू. सिट डाऊन. तुझ्यावर विश्वास आहे माझा, खरंच प्रिपेअर झालं आहे तुझं. आणि हे ओळख, ही तुझी काय म्हणता ना आपण लेवल आहे, लायकी नाही, लेवल आहे. राम कळालं ना? थोडं सिरियसली घे, अभ्यासाला लाग बेटा. शिरुडे एड्यानी करू नको. आज सगळं प्रिपेअर पाहिजे मला. किती वाजेपर्यंत प्रिपेअर करून देणार? उद्या नाही, आजच पाहिजे, आज. शंतनू 2 का 3? 3. हर्षवर्धन हो नाही, टाईम सांग. 3 पर्यंत. बरं, 3 पर्यंत म्हणजे इथं येऊन ओरल द्यायची, कळालं ना? बाकी रिझन्स नको आहेत मला, लेक्चर्स आहेत, घरी जायचं आहे, ते काही सांगायचं नाही. अक्षय हे सेफ साईड होतं. सगळे टाईम लक्षात ठेवा. प्रथमेश 7. भगत 1 मिनटं दरवाजा वाजव. अटेंडन्स रजिस्टर घ्या 1 मिनट. बरेच दिवस झाले ना, आज जरा बघूच तुमच्याकडे जरा. यांच्या टायमिंग लिहून घे फक्त, हे सांगाल ते इथंच इथंच. 10 पर्यंत सांगा आज, काही प्रॉब्लेम नाही.
पण विदिन टाईम जर नाही झालं तर तुमची पॅरेंट्स मिटिंगच आहे मग आज. इकडे मध्ये ना. शंतनू 2 3. हां हर्षवर्धन 3 PM. अक्षय खरात 6 PM. प्रथमेश कातार 7 PM. भगत 7 PM. अजिंक्य 7 PM. 7 PM. सुमित 10 6 PM. हां सनी सॅटर्डेला नाही आजच. त्याच्या वडिलांनी कॉल करून घे. सांग पटकन. आज तू नाही दिली ओरल तर तुझे पॅरेंट्स येऊन देतील. ओरल नाही पण 7 PM ना. बरं शुभम 7. वैभव राम व्हेरी गुड. हे 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 पाहिजे. हरी 6 PM. पण येशील का परत. बरं देव घर पे कॉल जाएगा नहीं तो बेटा मेरा जाएगा फिर. कितने बजे. 7 बजे तक. क्या करना है की कर है ना. डोकं फोडून घ्यायचं फोडून घे भिंतीवर. पण आज मला प्रिपेअर पाहिजे. श्रवण अरे बर. यशवंत हो आजच 10 रात्री. बरं ठीक आहे लिही. अनिरुद्ध रात्री 10. जर नाही आला तू इथं रात्री 10ला तर मग बघते. देवेश 4 PM. कार्तिक 7 PM. इंद्रनील 7 PM. अरे का जत्रा भरतो 7 वाजता. तेजस 4 PM. शिरुडे 4 PM. प्रणिता 6 PM. PM रात्री 10 वाजता कोण आणाल तुला इथं. हां नाही नाही आजच. तिचे पॅरेंट्स पण बरेच दिवस झाले आले नाही ना. हां रोहिणी उद्या नाही आजच. काय हां हां अजिबात नाही. खुशी 3. तन्विषा सुप्रिया नाही तर बरेच दिवस झाले मला पण तुझ्या वडिलांना भेटून. हां साक्षी 6 PM. नाही नाही आजच आजच. एक्सक्यूज नाही अजिबात नाही. अजिबात नाही एक्सक्यूज नाही आजच. हा पटकन आजच. एक्सक्यूज नाही. मग उद्या असेल तर मग उद्या विथ पॅरेंट्स या. कळालं ना. पॅरेंट्स समोर ओरडल्या. यांचे पण पॅरेंट्सला कॉल करा. सुप्रिया जंजाळ ईश्वरी ऐश्वर्या यांच्या पॅरेंट्सला कॉल करून त्यांना ऑफिसला बोलून घ्या आज. हो ठीक आहे ना चालेल. हे टायमिंग आहेत मी सांगतो. 3. रोहिणी का तर ना ते नाही दिलं तर त्याच्या पॅरेंट्सला बोलतो आजच. उद्या वेळ नाही आपल्याला. चला हे प्रिपेअर करण्यासाठी स्कॅन करून घ्यायचं आहे का. हे लिहून घ्या. चला पटपट लिहून घेता का स्कॅन करता. ते स्कॅन करायला लई वेळ लागेल. लिहूनच घ्या. चला पटपट